जय श्री राधे फ्रेंड्स। कबीर की बात सुन उसकी मदद के बदले में एक कीमत ऑफर करते हुए अगस्त्य राव बोला, तुम जो मांगोगे दूंगा, बस तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम्हें जितनी कीमत चाहिए मुझे बता सकते हो, तुम्हें मिल जाएगी। इस बात पर कबीर अपनी आईब्रोज उठा लेता है, फिर सिगरेट का एक कष्ट लगाकर धुएं को हवा में उड़ाते हुए कहता है, अगस्त्य राव, तुम्हें बिना चश्मे के घर से नहीं निकलना चाहिए। तुम्हारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। आजकल तुम्हारी आंखें कमजोर जो हो गई हैं। इस बात पर अगस्त्य थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, मेरी आंखें कमजोर नहीं है, कुछ भी बकवास मत करो। इस बात पर कबीर ने काफी सीरियस आवाज में कहा, अगर कमजोर नहीं है तो क्या तुम्हें अपने चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा? जरा अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखो। ये शानो शौकत मेरी है, मेरी। तुम्हें लगता है कि कुछ पैसों की कोई कमी है मुझे, जो तुम्हारे पास जाकर भीख मांगूंगा, या 4 पैसों के लिए तुम्हारा कोई भी काम कर दूंगा? यह पैसों की धौंस किसी और को जाकर दिखाना। यहाँ तुम मेरी मदद मांगने आए हो तो एक प्रॉपर रीजन दो मुझे, क्यों करूं मैं तुम्हारी हेल्प? अगस्त्य जानता था कि कबीर उसके पेशेंस का टेस्ट कर रहा है, और सच कहो तो अगस्त्य काफी शॉर्ट पेशेंस वाला इंसान था। फिर भी आज वह अपना पेशेंस खोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे वाकई में कबीर की मदद की जरूरत थी। अगस्त्य वह शब्द आखिर बोल ही देता है जो कभी अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहता था। कबीर बड़े ही स्टाइल के साथ बैठा हुआ एक तिरछी सी मुस्कान के साथ अगस्त्य के चेहरे को और उस पर छा रहे मिनट मिनट में कई एक्सप्रेशन को अच्छे से नोट करता है। वह एक बार फिर से बोला, मैंने सुना नहीं, क्या कहा तुमने? अगस्त्य आंखें बंद कर अपनी इरिटेशन और गुस्से को कंट्रोल करके गहरी सांस लेता है। उसके बाद वह आंखों को खोलकर कबीर से कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरी हेल्प करो, क्योंकि हम भाई हैं। अगस्त्य की बात सुनकर कुछ पल के लिए वहां पर बड़ा सन्नाटा सा छा जाता है। कबीर के चेहरे पर एक संतुष्टि से भरी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, जैसे उसने अगस्त से वह काम करवा दिया हो जो कभी करना नहीं चाहता था। चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन से भरी मुस्कान के साथ कबीर ने कहा, ओ सच में, मैं तो भूल ही गया था कि इस दुनिया में मेरा कोई सो कोल्ड ब्रदर भी है। इट जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर। पता नहीं क्यों मेरे विधवा बाप को तुम्हारी विधवा माँ से इतना प्यार हो गया कि उन्होंने मुफ्त में ही मुझे एक सौतेला भाई चिपका दिया। अगस्त अपनी मुट्ठी को जोर से कस लेता है। इसके लिए कबीर को बर्दाश्त करना अब लिमिट से बाहर हो गया था। उसका पेशेंस लेवल हिट हो रहा था और किसी भी वक्त टूटने वाला था। फिर भी वह अपने पूरे सेल्फ कंट्रोल के साथ कबीर की एला से ये बकवास सुनता रहता है। कबीर अगस्त्य से बोला, सो फाइनली माई स्टेप ब्रदर, बोलो क्या मदद चाहिए? अपने स्टेप ब्रदर के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अगस्त्य अपनी पॉकेट से पीयूष की एक फोटो निकालकर टेबल पर पकड़ते हुए बोला, इसे ढूंढना है। कबीर पैर नीचे करता है, थोड़ा सा आगे बढ़कर, और टेबल पर से उस फोटो को उठाता है, फिर उसे अपने पैर को टेबल पर रख लेता है। वह बड़े गौर से उस फोटो को देखता है। काफी जानी पहचानी सी फोटो है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं इस इंसान को शायद कहीं तो देखा है। तभी अचानक कबीर अपनी नजरें उठाकर अगस्त्य की तरफ देखकर बोला, याद आया, यह तो तुम्हारा सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड है ना? क्या नाम है इसका? कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कबीर फिर से बोला, हाँ, पीयूष खन्ना है ना? अगस्त्य हल्का सा अपना सर हिलाकर बोला, हाँ वही है, पीयूष खन्ना। इसे ढूंढना है। इस बात पर कबीर ने कहा, क्यों? किसी ने इसे किडनैप कर लिया है क्या? और अगर कर लिया है तो तुम्हारे लिए इसे ढूंढना इतनी बड़ी बात कैसे हो गई कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ा? आई मीन अंडरवर्ल्ड में तुम्हारे भी उतने ही कनेक्शंस हैं जितने कि मेरे। फिर इसे ढूंढने की रिक्वेस्ट तुम मेरे पास क्यों लेकर आए हो? और किसने उठाया है इसे? अगस्त्य ने कबीर की बातों का सीरियसली जवाब देते हुए कहा, किसी ने उठाया नहीं है। यह बास्टर्ड मेरा बहुत बड़ा नुकसान करके भागा है। इसे पकड़कर अपने हाथों से मुझे इसे खत्म करना है। अगस्त्य की बात सुनकर एक पल के लिए तो गौतम और कबीर दोनों हैरान हो जाते हैं, पर अगले ही पल कबीर के चेहरे पर हैरानी के भाव सरप्राइजिंग एक्सप्रेशंस में बदल जाते हैं। सीरियसली? तुम जैसे शार्प इंसान को कौन धोखा दे सकता है? यह तो फिर गजब का आदमी है जो तुम्हें धोखा दे सकता है। उसमें वाकई में कोई तो बात है। कबीर गौर से उसकी फोटोज को देखता है। अगस्त अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहता है। पीयूष के बारे में और उसके किए नुकसान के बारे में सोचते ही उसका खून अंदर ही अंदर खौलने लगता है। कबीर अगस्त्य से बोला, वैसे क्या उखाड़ लिया इसने तुम्हारा जो तुम इसकी जान के पीछे पड़ गए? यह तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, इसे ही मारना चाहते हो तुम? फिर तो इसने शायद तुम्हारा कोई बहुत ही बड़ा नुकसान किया है। अगस्त्य अपने दांत पीसते हुए बोला, हाँ बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि मैं
इसे 1000 बार भी मारूं तो नुकसान की भरपाई ना हो। उसके बाद अगस्त्य कबीर की तरफ देखते हुए बहुत सीरियस आवाज में बोला, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इसे ढूंढोगे या नहीं। कबीर यह चीज महसूस कर चुका था कि अगस्त्य इस चीज को लेकर इतना ज्यादा सीरियस है कि कोई भी मजाक बर्दाश्त नहीं करेगा। फाइनली कबीर एक गहरी सांस लेकर उस फोटोज को टेबल पर वापस रखते हुए बोला, हाँ ठीक है, मैं अपने कनेक्शंस को एक्टिव कर दूंगा और इसे ढूंढने को बोल दूंगा। अगस्त्य खड़ा होकर कबीर से बोला, ऑल राइट, कर देना। वह जाने लगता है तभी कबीर बोल पड़ा, क्या एहसान फरामोश आदमी है यार। एक तो मैंने अपने ईगो को साइड में रखकर इसकी मदद करने के लिए हाँ बोली, ऊपर से न थैंक यू कुछ भी नहीं, बस पीठ दिखाकर भाग रहा है। अगस्त के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। वह पलटकर कबीर से कहता है, जब इसे ढूंढ दोगे तब थैंक यू बोल दूंगा, वरना मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। और इसके बाद अगस्त बिना पलटे ही वहां से चला जाता है। अगस्त के जाते ही कबीर के चेहरे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। गौतम कबीर के पास आकर बोला, अगर आप कहें तो पता करूं कि इस आदमी ने क्या किया है अगस्त के साथ। कबीर अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, ओह कम ऑन, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से काम हैं। इसने इसके साथ कुछ भी किया हो, हमें अगस्त और उसकी जिंदगी से कोई भी लेना देना नहीं है। इस फोटो को हमारे कनेक्शन में फैला दो और उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर दो कि ये इंसान जहां भी दिखे दबोच कर मेरे पास ले आए। कबीर खड़ा हो जाता है और वहां से चला जाता है। गौतम उस फोटो को उठाता है और तुरंत अपने काम में लग जाता है। अगस्त की गाड़ी अपने बंगले के बाहर आकर रुकती है। वह गाड़ी से निकलता है और बंगले के अंदर जाता है। काफी रात हो गई थी, उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया था। वह कई दिनों से घर से बाहर था, आज कई दिनों के बाद घर वापस लौटकर आया है। अंदर जाकर अगस्त्य पूरे घर में नजर मारता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। तब वह सीढ़ियों के ऊपर देखता है। वह सीधा वहां से चलकर अपने कमरे की तरफ जाता है। कमरे का जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो उसकी नजर बिस्तर पर आराम से सो रही शुभी पर पड़ती है। शुभी कई दिनों से ठीक से सोई नहीं थी। पूरे घर का काम करने के बाद वह समायरा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताती थी, बातें करती थी। हर वक्त उसे अगस्त के लौट आने का डर लगा रहता था, इसलिए वह कभी चैन से नहीं सो पाती थी। आज इसकी जबरदस्त आंख लगी हुई थी। अचानक अगस्त चलकर शुभी के बिस्तर के पास आता है। वह देखता है कि शुभी बहुत चैन से आराम से सो रही है। खिड़की से आ रही रोशनी हल्की सी उसके चेहरे पर पड़ रही है। कमरे की लाइट्स बंद है, बस चांद की रोशनी से हल्का सा उजाला आ रहा है जो शुभी के चेहरे पर पड़ रहा है। शुभी उस मूनलाइट में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, काफी ज्यादा खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि अगस्त की आंखें उसके चमकते हुए चेहरे पर ही टिकी रहती हैं। अचानक ही अगस्त सब कुछ भूल जाता है और बस उसकी नजरें शुभी के खूबसूरत चेहरे पर जमी रहती हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन धीरे धीरे उसका हाथ शुभी के चेहरे की तरफ बढ़ता है, उसके बहुत करीब आ जाता है। तभी अचानक उसे होश आता है और वह अपने हाथ को तुरंत पीछे कर लेता है। अगस्त के एक्सप्रेशन वापस डार्क हो जाते हैं। वह हल्की सी सॉफ्टनेस जो कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में दिखाई दी थी, वह एकदम से डार्कनेस में बदल जाती है। सामने टेबल पर रखा पानी का जग उठाकर अगस्त एक झटके में पूरे जग का पानी शुभी के चेहरे पर फेंकता है। शुभी जोर से हाँफते हुए एकदम से उठ जाती है। कुछ सेकंड तक तो उसे होश ही नहीं रहता कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। वो जोर जोर से सांस लेने लगती है। जब उसे थोड़ा होश आता है तो अपने सामने अगस्त के खतरनाक गुस्से वाले चेहरे को देख उसका दिल दहल उठता है। धड़कनें तेज हो जाती हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत बिस्तर से खड़ी हो जाती है। तो तुम कब आए? शुभी काफी घबराई हुई सी आवाज में बोली। अगस्त जग को फेंकते हुए शुभी को अपने करीब खींचकर शुभी से बोला, मेरे बिना बहुत चैन से सो रही हो ना तुम? तुम्हें देखकर लग रहा है कि मेरी गैर हाजिरी का काफी अच्छा फायदा उठा रखा है तुमने। बहुत एंजॉय कर रही थी ना मेरे बिना। अगस्त की सांसों से शराब की स्मेल आ रही थी जो बता रही थी कि वो काफी ड्रिंक करके आया है। स्ट्रेस और टेंशन के चलते ड्रिंक और स्मोकिंग इन दिनों अगस्त ने बहुत ज्यादा की थी, इसलिए वह अब थोड़ा नशे में था, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने होश खो बैठे। सुबह थोड़ी डरी हुई सी आवाज में बोली, वो मेरी आंख बस लग गई थी। अगस्त सुबह के चेहरे को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखता है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, अच्छे खासे इंसान को पागल बना सकती हो तुम। इतनी मासूमियत
आखिर लाती कहाँ से हो तुम? शुभी कुछ नहीं बोल पाती, वह बस घबरा रही थी। अगस्त के इतने करीब होने से। अगस्त शुभी की कमर पर अपनी पकड़ को छोड़ते हुए बोला, जाओ जाकर मेरे लिए शराब लेकर आओ। मुझे आज ड्रिंक करने का बहुत मन है। आज तुम मुझे अपने हाथों से ड्रिंक करवाओगी। कम ऑन, जल्दी करो। अगस्त्य की बात सुन शुभी यह सोचने लगती है, मन हो रहा है यह कि ऑलरेडी इतनी ड्रिंक पीकर आया है, अभी इसे और भी पीनी है। जब अगस्त्य देखता है कि शुभी अब भी वहीं पर खड़ी है तो वह थोड़ा जोर से चिल्लाता है, सुनाई नहीं दिया तुम्हें कि मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने कहा जाकर शराब लेकर आओ। अगस्त इतनी जोर से चिल्लाता है कि शुभी का पूरा बदन कांप जाता है। मैं अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर शुभी फुल स्पीड में वहां से रफू चक्कर हो जाती है और अगस्त सोफे पर जाकर अपना कोट फिर अपनी शर्ट निकालकर फेंक देता है। अगस्त वहीं सोफे पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में शराब का गिलास था और नजरें सामने बैठी हुई शुभी पर थी। शुभी के पूरे कपड़े गीले हो चुके थे और वह ठंड से कांप रही थी। शुभी ने इस वक्त एक साड़ी पहन रखी थी जो पूरी तरीके से भीगी हुई थी। शुभी को इस तरह कांपता हुआ देख अगस्त बहुत अच्छे से देख पा रहा था। शुभी चुपचाप अपना सर झुकाए बैठी थी और अगस्त के गिलास में वाइन डालकर उसे दे रही थी। वह काफी थकी हुई थी, उसे बड़ी नींद आ रही थी, लेकिन सच कहो तो अपनी आंखों के सामने बैठे इस डेविल को देख उसकी नींद कौन सी पतली गली से निकल गई पता ही नहीं चला। अब उसे डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। बस चुपचाप बैठी, जैसा अगस्त उसे बोल रहा था वैसा कर रही थी। वह यह कोशिश भी कर रही थी कि गलती से भी अगस्त को किसी चीज का गुस्सा ना आ जाए, वरना उसकी खैर नहीं। अब अगस्त देखता है कि शुभी पूरी गीली हो चुकी है तो वह शुभी से कहता है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम करो। शुभी हैरानी से अगस्त की तरफ देखती है, क्या इसे टेम्परेचर को कम करना है? गर्मी लग रही है? हाँ, इसे तो लगेगी ही, भर भर के शराब जो पी रहा है। क्या इसे मेरी हालत दिखाई नहीं देती? एक तो मुझे पूरा गीला कर दिया, ऊपर से एसी में इतनी ठंड लग रही है। अब क्या कमरे में शिमला बनाना चाहता है? शुभी को कुछ न करता हुआ चुपचाप उसे घूरता हुआ देख अगस्त ने अपने आईब्रोज को ऊपर उठाकर कहा, तुमने सुना नहीं क्या? क्या कहा मैंने? अगस्त की आवाज सुनकर शुभी अपनी नजरें नीचे कर लेती है और हाँ, मैं अभी कर देती हूँ। शुभी एयर कंडीशनर का रिमोट लेकर आती है और टेम्परेचर कम करने की कूलिंग बढ़ा देती है। अब शुभी को पहले से ज्यादा ठंड लग रही थी, उसका पूरा बदन कपकपाने लगा था। अंदर ही अंदर अगस्त को गालियां दे रही थी पर बाहर से चू तक करने की हिम्मत नहीं थी। उसे पता था कि अगर उसने गलती से भी इस डेविल को गुस्सा दिला दिया तो वो उसे कच्चा ही चबा जाएगा। अपना गिलास खाली होने पर अगस्त का गिलास को वापस टेबल पर रख देता है। शुभी फिर से बोतल उठाकर कपकपाते हाथों से गिलास में वाइन डालने लगती है। अगस्त देखता है कि शुभी के हाथ कांप रहे हैं, वाइन गिलास में जा रही है और थोड़ी नीचे भी गिर रही है। जैसे तैसे करके वह गिलास में वाइन डालकर बोतल को वापस टेबल पर रख देती है और गिलास उठाकर इस तरह कांपते हाथों से अगस्त की तरफ बढ़ाती है। अगस्त गिलास अपने हाथ में पकड़कर उसकी सिप लेने लगता है। क्या हुआ, तुम कांप क्यों रही हो? ठंड लग रही है क्या? अगस्त के शब्द सुन शुभी कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप अपनी गर्दन को ना में हिला देती है। यह देख अगस्त के चेहरे पर तिरछी सी मुस्कान आ जाती है, शैतानी सी तिरछी सी मुस्कान। तो फिर इतना कांप क्यों रही हो? अपनी साड़ी को बदन पर लपेट हुए शुभी ने थोड़ी हिचकिचाते हुए कहा, ना ना नहीं, मैं कहाँ कांप रही हूँ। शुभी झूठ बोलती है, लेकिन उसका झूठ अगस्त बहुत साफ साफ देख पा रहा था। उसे अभी अभी जो शर्ट निकाली थी उसे शुभी की तरफ फेंक देता है, जो शुभी के मुंह पर जाकर लगती है और उसके हाथों में गिर जाती है। शुभी कंफ्यूजन में उस शर्ट को देखती है। अगस्त शुभी से बोला, जाओ जाकर कपड़े बदल कर आओ, इस साड़ी को निकालो और शर्ट को पहन कर आओ। शर्ट देखकर शुभी थोड़ी हैरान हो जाती है। वह अगस्त को मना कर देती है, नहीं, मैं इसी में ठीक हूँ। शुभी के मना करने पर अगस्त के एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं। क्या तुम मेरे ऑर्डर को मानने से इनकार कर रही हो? अगस्त की डार्क आवाज सुनकर शुभी की कपकपी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वह ना में सर हिला देती है। अगस्त ड्रिंक की सिप लेते हुए बोला, तो फिर जैसा कहा गया है वैसा करो, जाओ साड़ी उतार कर यह शर्ट पहन कर आओ। शुभी जाने में काफी ज्यादा हिचकिचाने लगती है। उसे ना जाते देख अब अगस्त को गुस्सा आने लगा था। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम बाथरूम में जाकर शर्ट चेंज करके आओ या फिर यहीं अपने हाथों से तुम्हारे कपड़े चेंज करता हूँ।
अगस्त की बात सुनकर शुभी की धड़कनें घबराहट के मारे तेज हो जाती हैं। नहीं, मैं इसे चेंज करके आती हूँ। शुभी शर्ट लेकर बाथरूम में भाग जाती है और फटाक से बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। वह दीवार से लग जाती है। उसकी सांसें तेज हो गई थी और धड़कनें भी। भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सब आखिर कब तक चलने वाला है? कुछ देर तक अगस्त की नजरें बाथरूम के दरवाजे पर रहती हैं, जैसे वह उस दरवाजे के खुलने के इंतजार में हो। जब काफी देर तक दरवाजा खुलता नहीं तो अगस्त के चेहरे पर इरिटेशन, गुस्सा और बेसब्री छलकने लगती है। इतना टाइम नहीं दिया था मैंने तुम्हें साड़ी निकालकर शर्ट पहनने में। 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। तुम ऑलरेडी 15 मिनट लगा चुकी हो। अब अगर 2 मिनट में बाहर नहीं आई तो मुझे दरवाजा तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेबी। अगस्त की आवाज सुनने के कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुलने की आवाज आती है। सुबह नंगे पैर बाथरूम से बाहर निकलती है। अगस्त नशीली आंखों से सुबह को देखता है। वह सोफे पर लेटा हुआ था, पर सुबह को देखकर तो मानो वह एक पल के लिए मदहोश ही हो बैठता है। सुबह की टांग साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह शर्ट बिल्कुल मुश्किल से सुबह के हिप्स को ही कवर कर पा रही थी। सुबह उस शर्ट में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ऐसा नहीं है कि उसने शॉर्ट कपड़े कभी नहीं पहने, लेकिन अगस्त जिस नजर से उसे देख रहा था, उसे लेकर जो उसके इरादे वो समझ आ रहे थे, उसे डर भी लग रहा था और उसका पूरा बदन कांप भी रहा था। अगस्त की डार्क आंखें हो जाती हैं, लेकिन गुस्से से नहीं, किसी और चीज से। वह शुभी को ऐसे देख रहा था जैसे कोई जानवर अपने शिकार को देखता है, कोई भूखा शेर टेस्टी हिरनी को देखता है, जिसे देख उसके मुंह में पानी आ जाता है। शुभी की टांगे अनकवर्ड थी और साफ साफ दिख रही थी। उसकी टांगे इतनी परफेक्ट शेप में, लंबी, खूबसूरत, मखमली और तो दूध से भी ज्यादा सफेद थी। कहीं ना कहीं अगस्त के दिल की धड़कनें भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। अगस्त की नजरें शुभी के जिस्म से हट नहीं रही थी। लाख चाहने के बाद भी नहीं हट रही थी। शुभी का पतला सा शरीर, उसकी मखमली सॉफ्ट नाजुक, मक्खन से भी ज्यादा मुलायम उसकी स्किन और मलाई से भी ज्यादा सफेद उसका रंग। शुभी एक परफेक्ट लड़की थी। उसके चेहरे की घबराहट और झुकी हुई आंखें, उसका बार बार उसे शर्ट को नीचे खींचकर जितना हो सके उतना अपने आप को कवर करने की फालतू की कोशिश उसे बहुत ज्यादा संदिग्ध बना रही थी। अगस्त सोफे पर पैर नीचे करता है, ग्लास को वापस टेबल पर रख देता है और उठकर शुभी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। अगस्त को अपनी तरफ आता देख शुभी कपड़ों को मुट्ठी में जोर से कस के अपने आप में ही सिमट जाती है। डर के मारे गला सूखने लगता है। अगस्त ने सिर्फ पैंट पहन रखी थी और ऊपर कुछ भी नहीं। उसकी हार्ड मस्कुलर बॉडी के 8 पैक्स, बाइसेप्स, सब कुछ इस वक्त अनकवर्ड था। अगर सिचुएशन कोई और होती तो शायद सुबह इस वक्त दौड़कर अगस्त की बाहों में आकर समा जाती, लेकिन इस वक्त हालात जैसे थे, दोनों के बीच सिचुएशन जैसी थी, शुभी को तो सिर्फ अगस्त से डर लगने लगा था। सिर्फ डर। अब उसका करीब आना शुभी के लिए एक ट्रॉमा बन चुका था। अब उसका छूना शुभी को सिर्फ तकलीफ देता था, लेकिन अगस्त को तो जैसे इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो वही करता था जो वह करना चाहता था। शुभी के करीब पहुंचकर अगस्त ने अपनी गोद में उठाता है। शुभी हैरान होकर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? अगस्त एक शैतानी सी मुस्कान के साथ शुभी को बिस्तर की तरफ ले जाते हुए बोला, आई एम हंग्री नाउ, आई वॉन्ट टू ईट यू स्वीट हार्ट। शुभी एक बार फिर से एक नाजुक हिरनी की तरह भूखे शेर के जाल में फंस चुकी थी। यहाँ से बचने का कोई ख्वाब भी नहीं देख सकती थी। अगस्त शुभी को बिस्तर पर गिरा देता है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कमरा शिमला की तरह ठंडा हो गया था, लेकिन शुभी के माथे पर पसीना आ गया था। अगस्त धीरे धीरे शुभी के करीब आता है, उसे बिस्तर पर गिराकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा नशे में था। शुभी डर के मारे अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है और बिस्तर की चद्दर को अपनी मुट्ठी में कस लेती है। अब जो होने वाला था उसकी बर्दाश्त से बाहर होने वाला था। वह जानती थी कि एक बार फिर से वह अगस्त का भयानक चेहरा, उसका वह राक्षसी रूप देखने वाली थी। अगस्त जैसे ही शुभी की गर्दन पर किस करने वाला होता है, तभी शुभी कड़क होकर डरी हुई सी आवाज में आंखें बंद करके सिर्फ इतना बड़बड़ाती है, मम्मा। उसकी आवाज में डर था, बहुत ज्यादा डर। वो डर से पूरी कांप रही थी। अगस्त के सीने के नीचे दबी हुई शुभी का सीना इतने जोर से धड़क रहा था
कि उसकी धड़कनें अगस्त के बदन में गूंज रही थी। सुबह जानती थी कि अगले ही पल वह अगस्त की हैवानियत का शिकार होने वाली थी और उसे कोई नहीं बचा सकता था। इतनी कस के आंखें बंद की हुई थी कि शायद उसे लग रहा था कि ऐसा करने से उसकी प्रॉब्लम टल जाएगी। वह बस इंतजार कर रही थी कि कब अगस्त कौन से पल उसे नोच कर खाने वाला है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो शुभी ने कभी सोचा भी नहीं था। वह कुछ महसूस करती है जिसे महसूस कर वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसके एक्सप्रेशन थोड़े रिलैक्स होने लगते हैं। वह अपने कान के पास बहुत हल्के से खर्राटों को महसूस करने लगती है। खर्राटे की आवाज सुन शुभी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। अगस्त अपने ऊपर पहाड़ जैसे वजन वाले इंसान को वह हल्का सा हिलाती है। वह अगस्त को अपने ऊपर से जब बगल में हल्का सा धक्का देकर धकेलती है तो अगस्त उसके ऊपर से बहुत आसानी से बगल में गिर जाता है। तब शुभी देखती है कि अगस्त बहुत गहरी नींद में सो चुका है। अगस्त को सोता हुआ देखकर शुभी को राहत की सांस आती है। भगवान को थैंक यू बोलती है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। आज तो आपने मुझे बाल बाल बचा लिया। उसके बाद सुबह फटाफट बिस्तर से खड़ी हो जाती है। वह कमरे से चली जाती है। वह फटाफट से बाथरूम में जाती है, कपड़े चेंज करके आती है। बाहर आने के बाद वह अगस्त को देखती है जो बुरी तरह से सो रहा था। शुभी एयर कंडीशनर का रिमोट उठाकर टेम्परेचर को नॉर्मल करती है। अगस्त को सीधा ठीक से सुलाती है। सर के नीचे तकिया और ब्लैंकेट को ऊपर से ढक देती है। यह सब करते हुए उसे काफी डर लग रहा था कि कहीं शैतान जाग ना जाए, लेकिन अगस्त बहुत गहरी नींद में था इसलिए नहीं जागा। यह देखकर शुभी को बहुत ज्यादा राहत की सांस आई। सारा काम कंप्लीट करने के बाद शुभी बहुत आराम से कमरे से बाहर निकलकर बहुत सावधानी से दरवाजा बंद करती है बिना किसी आवाज के। उसके बाद वह सीधा समायरा के कमरे में चली जाती है। आज रात को वो वहीं पर सोने के लिए। उसके बाद दरवाजा बंद करके चले जाने के बाद अगस्त अपनी आंखें खोलता है। वह जाग रहा था, सोया नहीं था, बस सोने का नाटक कर रहा था। क्यों कर रहा था पता नहीं, लेकिन जब उसने शुभी को इतना डरा हुआ देखा तो वह आगे कुछ कर ही नहीं पाया। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। एक पल के लिए तो वह जैसे सब कुछ भूल गया था। वो नशे में जरूर था पर फिर भी काफी होश में था। कुछ देर यूं ही रहने के बाद अगस्त फिर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और इस बार वह वाकई में गहरी नींद में सो जाता है। अयाना पिछले कुछ दिनों से इस कमरे में पड़ी रहती है। हर रोज 3 वक्त के लिए खाना उसके कमरे में पहुंचा दिया जाता है। पहले के मुकाबले अब अयाना काफी नॉर्मल रहने लगी थी। पिछले 1 हफ्ते में वैसे कमरे में बंद थी इसलिए वह बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। अयाना को अपने मम्मी पापा की भी काफी याद आ रही थी। वह बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी दरवाजा खुलता है और गौतम खाने की प्लेट लेकर कमरे में एंट्री करता है। वह देखता है कि अयाना चुपचाप बिस्तर पर बैठी है। वह खाने को टेबल पर रखते हुए बोला, खाना खा लेना याद से। गौतम जाने लगता है कि अयाना तुरंत बोल पड़ती है, गौतम। गौतम पलटकर अयाना की तरफ देखता है। अयाना शुरू में थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन फिर बोल ही देती है, एक्चुअली मैं यहाँ पर काफी दिनों से पड़ी बहुत बोर हो गई हूँ। क्या तुम मुझे पढ़ने के लिए कुछ किताबें ला सकते हो? मेरा टाइम पास हो जाएगा और वैसे भी मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर और कितने दिन सड़ना होगा। अयाना की बात सुनने के बाद गौतम अपना सर हिलाकर बोला, ठीक है, मैं आपके लिए किताबें ला दूंगा। उसके बाद गौतम वहां से चला जाता है। अयाना कुछ पूछना चाहती थी लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाती गौतम जा चुका था। अयाना एक गहरी सांस लेती है और बिस्तर से उठकर टेबल के पास आती है। खाना खाने लगती है। अयाना इस बंद कमरे में पड़े पड़े काफी ज्यादा तंग आ गई थी। एक तो यहाँ पर कोई खिड़की भी नहीं थी कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है यह देखा जा सके। हालांकि कमरा अच्छा खासा और काफी लग्जीरियस था। यहाँ पर एयर कंडीशनर, बड़ा सा टीवी, नरम बिस्तर, सब कुछ था। लेकिन अयाना का तो यहाँ पर दम घुटने लगा था। वह यहाँ से जाना चाहती थी लेकिन वह जानती थी कि वह नहीं जा पाएगी क्योंकि कोशिश वो पहले भी कर चुकी है और हर बार नाकाम रही। वो डेविल उसे यहाँ से जाने नहीं देगा, कभी भी नहीं। खाना खाने के बाद अयाना टीवी ऑन करके देखती है। देखने के लिए टीवी में कोई न्यूज चैनल नहीं था, सिर्फ कुछ मूवीज के चैनल और कार्टून्स के चैनल थे, इससे ज्यादा नहीं। इसके जरिए वह नहीं पता लगा सकती थी कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। शाम को गौतम फिर से खाना लेकर आता है। उसके साथ एक आदमी आता है जिसके हाथों में ढेर सारी किताबें थी। गौतम खाना टेबल पर रखता है और उन किताबों को भी रखते हुए उस आदमी को जाने का इशारा करता है।
वह आदमी इशारा पाते ही वहां से चला जाता है। गौतम अयाना से बोला, यह आपकी किताबें हैं जो आपने मंगवाई थी, अगर कुछ और भी चाहिए तो बता देना, मिल जाएगा। जब तक आप यहाँ शांति से रहेंगी तब तक आपको सब कुछ मिलेगा। आप पर किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपको यहाँ से बाहर जाने की आजादी नहीं मिलेगी। अब ये दुनिया ही आपकी दुनिया है, इसे जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगी आपके लिए सही रहेगा। गौतम की बात सुनकर अयाना अपने आईब्रोज ऊपर उठा लेती है। मुझे कुछ और भी चाहिए था। गौतम अपना सर हल्का सा हिलाकर बोला, बोलिए। अयाना अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए बोली, एक गन चाहिए, उस डेविल को उड़ाने के लिए। मिलेगी? अयाना की बात सुनकर गौतम एक पल के लिए चुप हो जाता है और फिर वह अयाना से कहता है, खाना ठंडा हो रहा है, खा लीजिए। वह जाने लगता है कि अयाना एक बार फिर से बोलती है, ये तो बताओ कि अलीशा कैसी है? उसके नाम से ब्लैकमेल करके तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है, वह ठीक तो है ना? गौतम ने बिना पलटे जवाब देते हुए कहा, वह ठीक से भी है और ठीक से भी ज्यादा ठीक है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद गौतम वहां से चला जाता है और अयाना हमेशा की तरह अपना खाना खाकर किताबों को पढ़ने लगती है और वैसे ही सो जाती है। यह उसकी दिनचर्या बन गई थी, बस खा पी कर सोना और कुछ भी नहीं करना। ना ही जाने कितनी दिन हो गए थे उसे बाहर की दुनिया देखे। अगली सुबह अयाना की आंखें खुलती हैं। उसके लिए थोड़ी ही देर में ब्रेकफास्ट आता है, जिससे करने के बाद वह थोड़ा टाइम पास करने के लिए किताबें पढ़ती है, टीवी देखती है, लेकिन फिर वह बहुत ज्यादा बोर हो जाती है। अयाना टीवी के रिमोट को सोफे पर फेंकती हुई बोली, क्या जिंदगी है यार, अब क्या मुझे अपनी सारी जिंदगी इन चार दीवारी के पीछे ही काटनी होगी क्या? मेरा दम घुटने लगा है, अब यहाँ पर मुझे बाहर जाना है, खुली हवा में सांस लेनी है। अयाना दरवाजे के पास जाती है और एक गहरी सांस लेती है। और यह दरवाजा, पता नहीं कब तक मुझे इसके पीछे बंद रहना होगा। एक तो यह खुलता भी नहीं है। अयाना एक बार फिर से हारी हुई सी कोशिश करती है, दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। वह दरवाजे का हैंडल पकड़कर मरोड़ देती है और शॉक हो जाती है यह देखकर कि दरवाजा खुल जाता है। वॉट? ओ माय गॉड, यह दरवाजा तो खुल गया। उसने पहले भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन दरवाजा हमेशा लॉक होता था, पर आज सरप्राइजिंगली दरवाजा खुल गया। शायद वह लोग दरवाजा बंद करना भूल गए होंगे। चलो अच्छा है, मुझे मौका मिला है। मुझे पता है कि मैं यहाँ से भाग तो नहीं पाऊंगी, क्योंकि उस डेविल ने हजारों नजरें मेरे ऊपर लगा रखी होंगी, लेकिन थोड़ा बाहर जाकर देख तो सकती हूँ। अयाना दरवाजा खोलकर अपनी मुंडी बाहर निकालकर दाएं बाएं देखती है और पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा हुआ था। अयाना खुश थी कि आज उसकी किस्मत उस पर बड़ी मेहरबान हो गई है। वह कमरे से बाहर निकलती है। आज कितने वक्त बाद उसने कमरे से बाहर की दुनिया देखी है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह तीसरे माले पर थी और यह बंगला बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार था। अयाना ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना शानदार बंगला कभी भी नहीं देखा था, इसलिए वह इस बंगले की खूबसूरती को देखती ही रह जाती है। वैसे मानना पड़ेगा, डेविल जन्नत में रहता है। कितना मस्त बंगला है, काश मेरे पास भी होता। अयाना इधर उधर घूमकर देखने लगती है। तभी वह देखती है कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पास चले आ रहे हैं और वह एकदम से हड़बड़ा जाती है। वह कड़क होकर खड़ी हो जाती है और घबराहट से उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि वह कमरे से बाहर अब पकड़ी गई थी। अब पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं, कहीं उसका रस्सी से बांध कर ना रख दें। अयाना को काफी घबराहट हो रही थी, लेकिन सरप्राइजिंगली वह दोनों गार्ड्स अयाना के बगल से निकल जाते हैं, जिससे अयाना बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। यह क्या था? क्या उन लोगों ने मुझे देखा नहीं? क्योंकि अगर देखा होता तो वह लोग मुझे पकड़कर वापस उस कमरे में डाल देते। एक मिनट, कहीं मैं मिस्टर इंडिया तो नहीं बन गई? अयाना के दिमाग में यह बड़ा अतरंगी सा ख्याल आता है और उसकी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है और फिर से आगे बढ़ती है और पूरे बंगले को निहारती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। वह दूसरे फ्लोर पर आ चुकी थी। सफाई वाले लगातार फ्लोर क्लीनिंग और बंगले की सफाई में लगे हुए थे, जो उनका 24 घंटे का काम था। वहां पर काफी सारे लोग थे, लेकिन वह लोगों से ज्यादा रोबोट लग रहे थे, क्योंकि उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे और ना ही वह लोग कुछ भी बोल रहे थे। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी कि अयाना को कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, जबकि वह फ्री होकर पूरे घर में ऐसे घूम रही थी जैसे इसके बाप का हो। अयाना नीचे जाते हुए सोचती है
ये डेविल कहाँ चला गया? लगता है बंगले में नहीं है, इसलिए बंगले में इतनी शांति है। अच्छा मौका है बाहर घूमने का। वैसे भी वापस आने के बाद उन लोगों को मुझे वापस उस कमरे में धकेल देना है, तो जब तक यहाँ नहीं है थोड़ा घूमकर बंगला ही देख लेती हूँ। आयाना को काफ़ी खुशी और एक्साइटमेंट हो रही थी। वह टहलते टहलते बंगला देख रही थी। वह किचन की तरफ से गुजर रही थी कि तभी अचानक एक मीठी सी महक आती है, उसे बहुत जोर से लुभा लेती है। ओ माय गॉड, लगता है खीर बन रही है। खीर तो मेरी फेवरेट है। क्या मुझे अंदर जाके देखना चाहिए? आयाना कंफ्यूजन में अपने निचले होठों को चबाने लगती है। उसे नहीं पता था उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन खीर की महक उसे बहुत बेताब कर रही थी, इसलिए वह अंदर चली ही जाती है। आयाना देखती है कि किचन में भी कम से कम 10 सर्वेंट काम कर रहे थे। किचन बहुत बड़ा आलीशान था, जरूरत की हर चीज मौजूद थी। आयाना हैरान थी। लगता है इस डेविल ने सारे शहर के इंसानों को अपने ही बंगले में काम पर लगाया हुआ है। किचन में 10-10 लोग यहाँ उसका खाना बनाते हैं, या पूरे शहर का। फाइनली आयाना की नजर गैस पर चढ़ी हुई खीर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। थोड़ी ही देर में आयाना खीर की कटोरी लेकर अम्यूजमेंट के साथ उसे खाते खाते किचन से बाहर निकलती है। वाओ, अमेजिंग, कितनी टेस्टी है। उसने चुपचाप खीर मांगी और बनाने वाले ने भी कुछ रिएक्ट किए बिना कटोरी में डालकर दे दी। वह यहाँ वहाँ टहल रही थी कि तभी उसकी अचानक एक कमरे पर पड़ती है। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। आयाना जैसे ही थोड़ा सा उस कमरे में झांकती है, तभी अचानक उसे दिखाई देता है अलीशा। आयाना कमरे के अंदर जाती है। अलीशा अपनी एक डॉल को सजा रही थी, उसके बाल बना रही थी। जैसे उसकी नजर आयाना पर पड़ती है, उसके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान और आंखों में चमक आ जाती है। आयाना दीदी। आयाना खीर की कटोरी को वहीं पर रखकर भाग कर आती है और अलीशा को जोर से हक कर लेती है। अलीशा, थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी टेंशन हो रही थी। उस डेविल ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? हक ब्रेक करने के बाद अलीशा आयाना से बोली, मैंने भी आपको बहुत मिस किया आयाना दीदी। आपको पता है वह डेविल है ना, बहुत अच्छा है। उसने मुझे ढेर सारे खिलौने और ढेर सारी चॉकलेट दी, और यह बड़ा सा कमरा रहने के लिए। आपको पता है वह कभी कभी मेरे साथ खेलता भी है, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वह मुझे अपने घोड़े की घुड़सवारी करवाएंगे। अलीशा की बात सुनकर आयाना चौंक जाती है। क्या? यह क्या बोल रही हो तुम? डेविल के बारे में कैसी बातें कर रही हो? वह और अच्छा, इम्पॉसिबल। तुमने देखा नहीं उसने उस दिन क्या किया था? अलीशा आयाना से बोली, आई नो आयाना दी, बट ट्रस्ट मी, वह बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, ढेर सारे खिलौने भी दिए, चॉकलेट्स भी दी, और मुझे प्रॉमिस भी किया है कि वह मुझे समर्थ से जरूर मिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे भाई समर्थ को एक खास जगह पर भेजा है और बहुत जल्दी मुझे उनसे मिलवाएंगे भी। अलीशा के चेहरे की इतनी एक्साइटमेंट और डेविल की इतनी तारीफ होती देख आयाना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अलीशा तो एक बच्ची है, शायद डेविल ने इसे बच्चे के दिमाग में खिलौने और चॉकलेट देकर यह चीज डाल दी कि वह कितना अच्छा है, लेकिन वह अच्छा नहीं है। आखिर आयाना कैसे भूल सकती है उसने एक नवजात बच्चे को आग के ड्रम में डालकर जिंदा जला दिया था, और उसके माँ बाप को भी कितनी बेरहमी से मारा था। उसके माँ बाप को भी उसकी आंखों के सामने मारा था। पता नहीं समर्थ को कहाँ रखा होगा, क्या किया होगा उसके साथ। वह इंसान अच्छा कभी भी नहीं हो सकता। वह इंसान सिर्फ उसके माँ बाप का कातिल है, जिसे वह डेस्परेटली जान से मारना चाहती है। आयाना और अलीशा कमरे में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अलीशा आयाना की तरफ देखकर बोली, आयाना दीदी, क्या आप टीवी देखोगे? आपको पता है टीवी में बहुत सारे कार्टून्स चैनल हैं। आयाना हल्का सा मुस्कुराकर अलीशा के बालों में कंघी करते हुए बोली, नहीं, अभी मूड नहीं है। आयाना अलीशा के बालों को संवार रही थी और अलीशा अपनी बारबी डॉल के बाल बना रही थी। आयाना किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके चेहरे को देखकर साफ साफ कहा जा सकता था कि वह काफी सस्पिनियस लग रही थी। वह चारों तरफ देखती है। बड़ा सा आलीशान कमरा जिसमें सारी फैसिलिटीज मौजूद है, टीवी भी है, बड़ा सा बिस्तर, बहुत सारे खिलौने, चॉकलेट, सब कुछ यहाँ पर। यहाँ तक कि गार्डों को उन पर नजर रखने की भी जरूरत नहीं। आखिर उस डेविल ने ऐसा क्यों किया होगा? कल तक जिनके पीछे अपने सारे गार्ड्स को नजरें रखने पे लगाया हुआ था, आज जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अलीशा देखती है कि आयाना सोच में डूबी हुई है। अलीशा आयाना से बोली, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो आयाना दीदी?
अयाना ने कहा, कुछ खास नहीं, बस वैसे ही। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज होती है। दोनों पलटकर देखती हैं तो दरवाजे पर गौतम खड़ा हुआ था, हाथ में खाने की प्लेट लेकर। अयाना को एकदम से लगा जैसे उसे वहां पर देखकर गौतम जरूर उसे वापस अपने कमरे में ले जाएगा और उसे कहेगा कि आइंदा अपने कमरे से बाहर निकलने की भी सोचना भी मत। बिल्कुल नहीं। उल्टा गौतम ने उसे कुछ भी नहीं कहा, बस वह अंदर आया, उसने टेबल पर खाना रख दिया और उन दोनों से कहा, खाने का टाइम हो गया है। अलीशा दौड़कर आती है। गौतम अंकल, आज क्या है खाने में? गौतम प्लेट को अनकवर करते हुए अलीशा को दिखाता है। अलीशा की आंखों में खाना देखकर चमक आ जाती, क्योंकि आज खाने में उसकी फेवरेट चीज थी, पनीर की सब्जी, बूंदी का रायता, राइस, बटर नान और मीठे में गुलाब जामुन, साथ में आइसक्रीम भी, जो अलीशा को बहुत पसंद थी। वाओ अंकल, यह सब तो मेरा फेवरेट खाना है, थैंक यू। अलीशा गौतम को जोर से हग कर लेती है। गौतम हल्का सा मुस्कुराकर प्यार से अलीशा के सर पर हाथ फेरता है। अब अच्छे से खाना, ठीक है? उसके बाद वह अयाना की तरफ देखता है, जो काफी कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। गौतम अयाना से बोला, क्या आपका खाना भी यहीं पर पहुंचवा दूं? अयाना कुछ बोलती उससे पहले ही अलीशा ने कहा, हाँ दीदी मेरे साथ ही खाएंगी, उनका खाना भी आप यहीं पे पहुंचा दो। गौतम हल्का सा अपना सर हिला देता है, वह जाने लगता है। तभी अयाना बोल पड़ी, 1 मिनट गौतम। अयाना की आवाज सुनकर गौतम के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। अलीशा उन दोनों की तरफ देखती है। अयाना मुस्कुराकर आगे आती है और अलीशा से कहती है, तुम खाना शुरू करो, मैं गौतम अंकल के साथ जाकर अपना खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। अलीशा फटाक से अपना सर हिला देती है और अपने खाने की प्लेट के पास आकर बैठ जाती है। अलीशा अपनी डॉल से बोली, चलो सिंड्रेला, खाना शुरू करते हैं, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी हुई है। अलीशा खाना स्टार्ट कर देती है। अयाना गौतम का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाती है। अचानक से अयाना का ऐसा बिहेव गौतम को चौंका देता है, पर वह ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप अयाना के पीछे चल देता है। बाहर निकलने के बाद अयाना गौतम से बोली, आखिर यह सब चल क्या रहा है? तुम्हारा बॉस आखिर क्या करना चाहता है? अयाना की बात सुनकर गौतम थोड़ा कंफ्यूजिंग लुक देते हुए बोला, आई एम सॉरी, लेकिन आप क्या कहना चाहती हैं? अयाना ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए गौतम से कहा, डोंट ट्राई टू एक्ट सो इनोसेंट गौतम, तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कल तक तुम्हारा जो बॉस वह डेविल अलीशा को टॉर्चर करने पर तुला हुआ था, आज अचानक उसे इतना प्रिंस टाइप ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है? और मेरे कमरे से चले आने पर भी किसी को कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैं घर में खुलेआम घूम रही हूँ, किचन में जा रही हूँ, अपनी मर्जी से खा रही हूँ, लेकिन कोई भी मुझे रोक टोक नहीं रहा। आखिर माजरा क्या है? गौतम ने बहुत स्ट्रेट आवाज में अयाना से पूछा। तो आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि आपको इतनी खुली छूट क्यों दी जाती है, या आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? अयाना अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, बात को घुमाओ मत, ठीक है? मेरा जो पॉइंट है उसे एक्सप्लेन करो। आखिर तुम लोगों ने हमें यहाँ पर किडनैप करके रखा है, फिर हमें ऐसे क्यों घूमने दे रहे हो जैसे कि ये हमारे बाप का घर है और तुम लोग यहाँ पर मेहमान हो? अयाना की बातें सुनकर गौतम को समझ नहीं आता कि वह उसे क्या बोले। एक गहरी सांस लेकर गौतम ने सिर्फ इतना कहा, आप इस बंगले में जो मन चाहे वह कर सकती हो, जहाँ चाहे घूम सकती हो, जो चाहे खा सकती हो, जिससे चाहे बातें कर सकती हो, आपकी हर चीज की आजादी है, बस यहाँ से बाहर जाने की नहीं, ना आपको और ना ही अलीशा को। मैं आपका खाना पहुंचाता हूँ। यह बोलकर गौतम बिना बुड़े वहां से चला जाता है। अयाना अपने दांत पीसते हुए वहीं खड़ी होकर गौतम को देखते हुए अपने मन ही मन में बड़बड़ाई, यहाँ से भागकर तो मैं रहूंगी, चाहे तुम और तुम्हारा वो डेविल बॉस कितना भी जोर लगा लो। एक बार मैं यहाँ से निकल गई तो दोबारा मुझे पकड़ना तुम लोगों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। बस मुझे चिंता सिर्फ अलीशा की है। तुम्हारे उस डेविल बॉस को तो मैं पुलिस के हवाले करवाऊंगी, बड़ा आया माफिया कहीं का। ये बड़बड़ाते हुए अयाना अनोइंग से एक्सप्रेशन के साथ वापस अलीशा के कमरे में चली जाती है। अयाना और अलीशा पूरे घर में ऐसे घूम रही थी जैसे उनके बाप का घर हो। घर में वह देखते हैं कि दर्जनों नौकर लगे हुए हैं, हर नौकर का अपना अलग काम है और सब हमेशा घर को चकाचक रखते हैं। कभी घर में हल्की सी भी धूल या हल्का सा भी दाग नहीं रहने देते, हमेशा घर को साफ सुथरा रखते हैं। घर था भी तो बहुत बड़ा, घर में पूरी 3-4 मंजिल थी और हर मंजिल पे कोई स्पेशल चीज होती है। अलीशा अयाना ना साथ में इधर उधर टहल रहे थे,
पूरे बंगले को देख रही थी। अलीशा ने कहा, दी, इस बंगले की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर क्या होगा? आपको क्या लगता है? अयाना ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, नो आइडिया, मुझे डेविल का घर है, यहाँ क्या होगा, कहाँ होगा, इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तभी अचानक कुछ सोचते ही अलीशा की आंखों में चमक आ जाती है। तो क्या हम ऊपर जाकर देखें? अलीशा की बात सुनकर अयाना थोड़ी हैरान हो जाती है। अलीशा अयाना से बोली, आज सुबह मैंने डेविल अंकल को गाड़ी से बाहर जाते हुए देखा था, तब से वह अब तक वापस लौटकर नहीं आए हैं। डेविल अंकल बंगले में नहीं है, इसका मतलब हम चाहे जहां पर भी घूम सकते हैं। चलो ना, हम ऊपर वाली मंजिल को देख के आते हैं कि वहां पर क्या है। यह बंगला काफी बड़ा है, तो टेरिस से तो आधा शहर दिखता होगा। चलो ना अयाना दी, देखते हैं। अयाना, वहां पर क्या है? अलीशा जिद करने लगती है। अयाना मना करना चाहती थी, लेकिन अलीशा की बात सुनकर अब उसके मन में भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हो जाती है देखने की कि आखिर ऊपर वाली मंजिल पर क्या है। क्या एक बात तो अलीशा ने बिल्कुल सही की, डेविल का घर से बाहर गया तो इसका मतलब वह चाहे जहां पर भी घूम सकते हैं। कुछ सोचते हुए अयाना अलीशा की तरफ देखती है, जो बहुत उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। फिर अयाना ने कहा, ठीक है, चलते हैं। अयाना की बात सुनकर अलीशा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सबसे ऊपर वाली मंजिल की तरफ चले जाते हैं। दोनों सीढ़ियों से चलते चलते ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचते हैं। अलीशा अपनी सिंड्रेला को संभालते हुए अयाना के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है। ऊपर वाले फ्लोर को देखकर अयाना और अलीशा चौंक जाती है, क्योंकि वह फ्लोर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। उसमें एक स्विमिंग पूल था, पास में एक छोटा सा बार जिसमें बहुत सारी महंगी महंगी शराब रखी हुई थी, म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ था और वहां से वाकई में पूरे शहर का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर अलीशा एक्साइटेड होते हुए बोली, वाओ, यह तो बहुत खूबसूरत है। देखो दी, यहाँ से पूरा शहर दिखता है और देखो ना कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, वह भी छत पर। और वह सब क्या है? अलीशा बार की तरफ इशारा करती है। अयाना अलीशा का मुंह फेरते हुए बोली, कुछ नहीं, यह बच्चों को देखने की चीज नहीं है। दोनों घूम फिर कर पूरी जगह देखने लगती है। तभी दीवार पर हॉट सेक्सी लड़कियों की फोटोज लगे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर अयाना की आंखें शौक से बड़ी हो जाती, क्योंकि उन लड़कियों की फोटोज बिगनी में लगे हुए थे। अयाना अपनी आंखें सुकुड़ते हुए अपने मन ही मन में बोली, वो साला डेविल, मुझे लग ही रहा था कि वह कितना बड़ा हवस का दरिंदा है। क्या बेहुदा चीज चिपका रखी है यहाँ पर। अलीशा अम्यूजमेंट के साथ वह फोटोज देख रही थी। अयाना जैसे ही अलीशा को उन फोटोज को देखते हुए देखती है तो तुरंत उसका मुंह फेर देती है। यहाँ से चलो, यह बच्चों के देखने की चीज नहीं है। यह बोलकर अयाना अलीशा को वहां से ले जाती है। दोनों थोड़ा बालकनी की तरफ आते, जहां से उन्हें पूरा शहर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अलीशा अयाना की तरफ देखकर बोली, दी, क्या आप यहाँ से अपने घर को पॉइंट आउट कर सकती हैं? क्या आपको पता है कि यहाँ से आपका घर कहाँ पर होगा? अयाना बाहर के नज़ारे को बड़े ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखती हुई बोली, नहीं, नॉट आइडिया, कोई आइडिया नहीं है। अयाना को अपने घर, अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती है और उसका मन उदास हो जाता है। अलीशा अयाना का उदास चेहरा देखकर बोली, क्या हुआ दी, आप उदास क्यों हो गई? आप घर को मिस कर रही हैं ना? अयाना हल्की सी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। फिर वो अलीशा से पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा घर कहाँ है? अलीशा बेचारा सा मुंह बनाकर ना में अपना सर हिला देती है। नहीं, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, आपकी ही तरह। दोनों कुछ देर वहीं पर खड़े पूरे शहर को देखती रहती हैं। अलीशा अयाना से बोली, क्या आप स्कूल जाती हैं? अयाना ने कहा, हाँ जाती थी, लेकिन स्कूल नहीं, कॉलेज। यह सुनकर अलीशा की आंखों में चमक आ जाती है। वाओ, कॉलेज? कॉलेज की लाइफ तो बहुत अच्छी होती है ना, मैंने फिल्मों में देखा है, वहां पर बच्चे बहुत मजे करते हैं अपने दोस्तों के साथ। आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे ना अयाना दी? अयाना ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, नहीं, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे, मुझे दोस्त बनाने पसंद नहीं थे, मैं बस पढ़ाई करती थी और कुछ नहीं। अलीशा ये सुनकर बोली, तो मतलब आपका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था? अलीशा की बात सुनकर अयाना अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखकर बोली, सीरियसली, तुम्हें बॉयफ्रेंड के बारे में भी पता है? कैसे पता? अलीशा ने जवाब दिया, मेरे पड़ोस में रहता था एक लड़का, उसने मुझे प्रपोज किया था, बोल रहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। अलीशा की बात सुनकर अयाना हल्का सा हंस देती है। और तुमने क्या कहा? अलीशा ने मुंह बनाकर कहा, मैंने मना कर दिया, क्योंकि वह हैंडसम नहीं था। मुझे हैंडसम बॉयफ्रेंड्स चाहिए, बिल्कुल डेविल अंकल जैसे। डेविल अंकल बहुत हैंडसम है ना? अलीशा की बात सुनकर अयाना अपनी आंखों को रोल करती है। हैंडसम? हैंडसम माय फुट।
अयाना बेशक यह बात एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और ना ही करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी यह चीज लगती थी कि डेविल हैंडसम तो है। एक बार किसी लड़की की नजर उस पर पड़ जाए तो उसे इग्नोर करना लगभग नामुमकिन है। उसका ऑरा, उसका एटीट्यूड इम्प्रेसिव है, लेकिन यह सब चीज उस पर कोई असर नहीं करेंगे क्योंकि उसने डेविल का भयानक रूप देखा है। तभी अचानक अलीशा की नजर दरवाजे पर पड़ती है जहाँ से डेविल की गाड़ी घर के अंदर एंट्री करती है। अलीशा अयाना का हाथ पकड़कर बोली, दी वह देखो डेविल अंकल आ गए। अयाना जैसे ही देखती है उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। ओ नो, डेविल वापस आ गया। अयाना अलीशा की तरफ देखकर बोली, हमें यहाँ से जाना होगा, डेविल लौट आया है और अगर उसने हमें यहाँ पर देख लिया तो हमारी क्लास लगा देगा। अलीशा फटाफट हमें अपना सर हिलाती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती हैं। अयाना अलीशा का हाथ पकड़कर उसे जल्दी सीढ़ियों से नीचे लेकर आते हुए बोली, जल्दी करो अलीशा, अगर डेविल ने हमें देख लिया तो यहीं पर हमारी कब्र बना देगा। अलीशा भी अयाना के साथ फटाफट सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, अयाना दी ऐसा कुछ नहीं होगा, डेविल अंकल अच्छे हैं, वह हमें पनिशमेंट नहीं देंगे और हमने कौन सा गलत काम किया है कि वह हमें पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट तो गलत काम करने वालों को दी जाती है ना। अयाना अलीशा से बोली, पहली बात यह कि वह डेविल है तो वह अच्छा हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, उसके लिए सही गलत कोई मायने नहीं रखता। यहाँ उसके रूल्स ब्रेक करने वाला हर इंसान को वह पनिशमेंट देता ही है। अब चुपचाप जल्दी से चलो यहाँ से। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाली होती है कि तभी डेविल यानी कबीर बंगले में एंट्री करता है। उसने लंबा सा कोट पहना हुआ था, आंखों पर काला चश्मा और उसके एक्सप्रेशन थोड़े डार्क लग रहे थे। कबीर को देखते ही अयाना और अलीशा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अयाना ना फटाफट से अलीशा को सीढ़ियों में बैठकर छुपा लेती है ताकि उसकी नजरों में ना आए। अलीशा भी चुपचाप अयाना के बगल में दुपक कर बैठ जाती है और दोनों डेविल कबीर की तरफ देखते हैं। कबीर जैसे ही अंदर आता है सारे घर के नौकर जैसे उसी के आसपास नाचने लगते हैं। कोई उनके जूते निकालता है, कोई उनका कोट निकाल देता है, कोई सिगरेट जलाकर उस डेविल के हाथ में देता है। कबीर सिगरेट फूंकता हुआ सोफे पर फैलकर बैठ जाता है। कबीर को देखकर अयाना अपने मन ही मन में बड़बड़ाई, स्टाइल तो ऐसे मार रहा है जैसे कहीं का राजा महाराजा हो, ऐसी फीलिंग ले रहा है जैसे ये पूरी कंट्री उसी की है, वह इकलौता किंग है यहाँ का। आई स्वेयर जिस दिन मुझे मौका मिला ना मैं इसका सारा एटीट्यूड झाड़ दूंगी। गौतम फटाफट वहां पर आकर कबीर से बोला, बॉस आपसे मिलने के लिए मिस्टर तावड़े आए हैं। बोल रहा था कि उसके पास आपके लिए जरूरी बात करनी है। कबीर अपना फोन निकालकर उसमें कुछ स्क्रॉल करता है। उसके बाद वह अपने कमरे की तरफ जाते हुए गौतम से बोला, आए तो उसकी अच्छे से खातिरदारी करना, मैं तैयार होकर आता हूँ। कबीर के चले जाने के बाद गौतम फटाफट उसके गार्ड्स के पास जाता है जो कुछ ऑर्डर दे रहे थे। हालांकि उसकी आवाज अयाना और अलीशा तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही थी। वह गार्ड्स गौतम की बात पर अपना सर हिला देते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। अयाना अलीशा का हाथ पकड़कर बोली, चलो अपने कमरे में चलते हैं। दोनों उठकर जाने ही लगते हैं कि तभी गौतम पलटता है और उसकी नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। एक मिनट। गौतम की आवाज सुनकर अयाना और अलीशा घबराकर रुक जाते हैं और पलटकर देखते हैं। गौतम चलकर उनके पास आता है और अपने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। गौतम उन दोनों से बोला, आइंदा ऐसी किसी भी जगह पर मत जाना जो बॉस की हो। बॉस को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उनकी प्राइवेट जगह पर कोई जाए, उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो आगे से इस बात का ख्याल रखना और ऊपर वाली मंजिल पर दोबारा मत जाना क्योंकि यह बॉस का प्राइवेट प्लेस है। गौतम की बात सुनकर अलीशा और अयाना एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों प्लीज इस स्टोरी को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा व्यू दे, लाइक करें, कमेंट करें प्लीज दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। हर हर महादेव दोस्तों।